Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर दीपानेता और आपका स्वागत है प्लेसेस इन न्यूज़ के सीरीज में। प्लेसेस इन न्यूज़ सीरीज है क्या? तो सबसे पहले समझते हैं कि इस पर्टिकुलर सीरीज का एजेंडा क्या रहेगा और इसको कैसे आप काइंड ऑफ यूज करेंगे फॉर योर प्रिपरेशन। प्लेसेस इन न्यूज़ एक ऐसा सीरीज है जिसमें मैं हर महीने का फ्रॉम मई 2024 टू मार्च 2025 हर महीने का मैं कवर करने वाली हूँ जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ प्लेसेस न्यूज़ में थे। और मैं यहाँ पे हमेशा यूज़ करती हूँ बज़ में थे। व्हाट डज दैट मीन? बज़ में थे मतलब एक ऐसा न्यूज़ जो कंटिन्यूअसली 2-3 दिन न्यूज़पेपर्स में हो, इसके ऊपर एडिटोरियल्स हो या ऐसा कोई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के तरफ से कोई स्टेटमेंट हो या पीआईबी में हो। बेसिकली चर्चा में होना ज़रूरी है, बज़ में होना ज़रूरी है। तो ऐसे जो प्लेसेस हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स या विजिट्स जो हमेशा बज़ में रहते हैं, उनसे क्वेश्चंस आना बहुत अगेन ऑब्वियस है फॉर प्रीलिम्स। लास्ट ईयर तो इस पर्टिकुलर सीरीज जो मैंने पहले भी किया हुआ था लास्ट ईयर में कई क्वेश्चंस आए थे एंड इस साल भी मेरा यही कोशिश रहेगा कि इस पर्टिकुलर सीरीज को जो मैं मई 2024 से कवर करने वाली हूँ एंड विल टेक इट वन एपिसोड बाय एपिसोड, वहां से मैक्सिमम आपकी जो प्लेसेस इन न्यूज़ के क्वेश्चंस हैं वो कवर हो जाए। क्या ये प्लेसेस इन न्यूज़ सिर्फ आया स्पेसिफिक रहने वाले हैं? नॉट एग्जैक्टली। मैं कुछ साइंस एंड टेक, कुछ ज्योग्राफी के भी कंसेप्ट्स लेने वाली हूँ। बेसिकली कोई भी प्लेस जो न्यूज़ में रहा है वही चीज़ को मैं डिस्कस करूँगी। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो रहता है हर बच्चे का कि इस सीरीज को कैसे हम रिवाइज करें या किस तरीके से इसको यूज़ करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि आप जब इसको पहली बार सुनोगे आप इसको 1.5x में सुनो। ठीक है। 1.5x में क्या होगा या 1.25x में सुन लो, क्योंकि मैं बहुत तेज बात करती हूँ तो 1.5 को ज़्यादा ही हो जाता है। 1.25 में सुन लो। उसके बाद जब आप सुनोगे जस्ट कीप अ ट्रैक कि क्या क्या जगह और क्या स्टोरी या क्या बैकग्राउंड आपको मैं दे रही हूँ। उसके बाद जब आप इसको सेकेंड टाइम सुनने वाले हो, और सेकेंड टाइम सुनना ज़रूरी है, उस समय पे आप अपने नोट्स में इसको ऐड करोगे। जो आपके करंट अफेयर्स के नोट्स हैं या आपके GS2 के नोट्स हैं या जो भी आपके नोट्स हैं, उस पर्टिकुलर पेज आप नोट्स में एक A4 साइज शीट में आप डाल दोगे कि प्लेसेस इन न्यूज़ फॉर द मंथ ऑफ मई। बेस्ट रहेगा जब आप इस सीरीज को कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, सामने एटलस भी खुला रहे ताकि आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता रहे। अब प्रॉब्लम यह है कि यूपीएससी जो ट्रेंड रखता है उसमें इतने आसानी से क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कौन से सी में है या इसके नेबरिंग एरियाज क्या है। हमेशा से देखा गया है कि नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट का भी आपको पूछा जा रहा है कि भाई अगर आप आइलैंड्स की बात कर रहे हो तो नॉर्थ टू साउथ अगर आप जाओगे तो कौन सा आइलैंड आपको पहले आएगा, या नॉर्थ टू साउथ में आपको उसको अरेंज करो आइलैंड्स को। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसी वजह से अगर आप एटलस के साथ बैठते हो तो इजी रहेगा। फॉर एग्जांपल आइलैंड्स इन द साउथ चाइना सी, पहले स्प्रैटली, स्कारबोरो, पैरासिल क्या आता है, ये चीज़ अगर आप अपने एटलस में देख के अपने काइंड ऑफ मेंटल मैप में रख लोगे तो आपके लिए आसान रहेगा फॉर योर प्रिपरेशन, राइट? सो दिस इज हाउ यू शुड प्रिपेयर योर नोट्स फॉर प्लेसेस इन न्यूज़। 2 बार तो सुनना ही पड़ेगा आपको ये पर्टिकुलर वीडियो ताकि आपके नोट्स कॉम्प्रिहेंसिवली बन जाए। इसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन कि इस पर्टिकुलर सीरीज के अलावा मैं ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज़ भी लेके आने वाली हूँ अगेन फ्रॉम मई टू मार्च 2025, ताकि आपका जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी कवर हो जाए। ये सारी चीज़ें काफ़ी फैक्चुअल हैं। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि इसके पीछे की कहानी क्या है या क्या न्यूज़ में था। ठीक है। नोबडी इज गोइंग टू आस्क कि न्यूज़ में क्या किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया था, बट क्या पूछा जाएगा इज द एग्जैक्ट लोकेशन। क्या पूछा जाएगा कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, क्या स्ट्रक्चर है, इंडिया का क्या पार्ट है, ऐसी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, बेसिक चीज़ें, राइट? तो इसी वजह से व्हेन यू आर मेकिंग योर नोट्स यू डोंट हैव टू नो राइट द बैकग्राउंड स्टोरी। वो तो सिर्फ आपको याद रखने के लिए आसान होगा, इसीलिए मैं कहती हूँ, या जो कॉन्टेक्स्ट है उसको आसानी से आपको समझ में आ जाए इसीलिए मैं आपको बताती हूँ। वरना आपको सिर्फ और सिर्फ प्लेस याद करना है, और दूसरी चीज़ ऑर्गेनाइजेशन वाली जो सीरीज होगी उसमें बेसिक जो फंडे हैं उसको आपको याद रखना है। ठीक है। सो ऑल ऑफ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड।
अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं मई और जून 2024 को कवर करने वाली हूँ एंड इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में एंड एज यूजुअल कोई भी डाउट है आई इमीडिएटली रिजॉल्व इट। ठीक है, आते हैं अब मई 2024 में। तो मई और जून की बात करें तो इतना इतने सारे प्लेसेस बज में तो नहीं थे। उस समय पे इफ यू टॉक फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव ऑल्सो इलेक्शंस का माहौल था और उस पूरा डोमेस्टिक फोकस ज़्यादा था रैदर दैन इफ यू टॉक अबाउट एन इंटरनेशनल फोकस। इसी वजह से आपको वो दिखेगा भी नहीं कि इतने सारे प्लेसेस इंपॉर्टेंट हैं या प्लेसेस विजिट हुई हैं या कोई भी ऐसा कोई काइंड ऑफ बिग कन्फ्रंटेशन या कुछ ऐसा नहीं रहा है मई जून महीने में। सो अगेन वेरी वेरी लिमिटेड एरियाज, तो बेसिक ही रहा है आपका पूरा मई महीना। तो सबसे पहला रहा था कि मई महीने में नेपाल गवर्नमेंट ने जो 100 नेपाली रुपीस है उस करेंसी नोट में इंडियन टेरिटरीज ऑफ लिम्पियाधुरा, लिपू लेक और काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपू लेक एंड काला पानी को मार्क किया गया था। अब वो है कहाँ पे, राइट? सो इफ यू टेक अ लुक एट इट, इट इज राइट एट दिस एरिया। अगर आपने मैप कभी देखा है लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिपू लेक वाला, इट्स अ बल्ज एरिया जहाँ पे ये पूरा प्रॉब्लम है। अब ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये एक्चुअली एक समय पे नेपाल के महाराज ने इंडिया को दिया था एंड उसके बाद इंडिया ने इसको इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी एंड हमने हमेशा यही कहा है कि ये हमारा टेरिटरी रहा है। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि 2015 के बाद एक रास्ता बनने लगता है जो आपका लिपू लेक से जाता है आपका कैलाश मानसरोवर एंड नेपाल को इस पर्टिकुलर रोड से दिक्कत होती है और वो नेपाल कहता है कि भाई ये रोड जो आपने बना रहे हो ये नेपाली टेरिटरी से पास हो रहा है जो कि इंडिया क्लेम कर रहा है। उस समय पे भी हमने मना कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, इट इज़ एन इंडियन टेरिटरी। बाद में उसी वजह के बाद कुछ महीने बाद एक्चुअली में उस समय पे 2015 में नेपाल का भी नया कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था और उसी समय पे जब ये पूरा डिस्प्यूट बन रहा था नेपाल ने अपने नए कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट के साथ ये जो एरियाज हैं एज अ मैप ऐड कर दिया था। तो आज के दिन अगर आप नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे तो एक देयर इज अ मैप एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच लेज क्लेम टू दीज एरियाज विच आर एक्चुअली अंडर इंडियाज कंट्रोल और इट्स इंडियन टेरिटरी। अब इसी चीज़ को नेपाल ने और ज़्यादा अग्रेसिवली देखा और कहा कि भाई हम अपने करेंसी नोट में भी इन एरियाज़ को अपना डिक्लेयर करके छापने वाले हैं एंड दैट्स व्हाट दे डिड। एंड फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव हमने क्या किया है, एवरी टाइम दैट हैज़ हैपेंड हमने कहा है कि दिस इज, हमने अगेन डिप्लोमेटिकली वी हैव सेंट अ रिस्पॉन्स सेइंग दैट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आपको लगता है कि देयर इज अ बॉर्डर डिस्प्यूट, देयर इज एन एरिया डिस्प्यूट, तो हमें डिप्लोमेटिक टर्म्स में मिलके बात करना चाहिए रैदर दैन इशूइंग नोट्स एज वेल एज मैप्स यूनिलैटरली। ठीक है, दैट इज वॉट इंडियन गवर्नमेंट स्टैंड इज। तो अगेन इन द मैप यू शुड नो वेयर दीज एरियाज आर, लिम्पियाधुरा, लिपू लेक एंड काला पानी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट यू शुड नो, ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर जीएस पर्सपेक्टिव ऑल्सो, जब हम इंडिया नेपाल करते हैं कि ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टांस क्या है। वी डू नॉट एक्सेप्ट दैट देयर इज अ बॉर्डर डिस्प्यूट देयर। हमें फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट्स अ the status quo is with India, खत्म है कहानी वहाँ पे। But from the Nepal's perspective there is a border area problem and हमने इंडिया ने हमेशा कहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो we should come and have a talk on this. Okay, next news आते हैं कि इंडिया और ईरान ने 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है चाबहार पोर्ट में। ये चाबहार पोर्ट एक्चुअली कई साल से बन रहा है और इंडिया ने एक टर्मिनल, शहीद बेहस्ती टर्मिनल का कॉन्ट्रैक्ट लेके उसको रिवैम्प करने का ये 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, राइट? तो बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट किनके बीच में है, इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड एंड पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान। नाउ इस पर्टिकुलर चीज़ को समझना है, दो चीज़ है यहाँ पे। एक ये है चाबहार पोर्ट में ये जो शहीद बेहस्ती टर्मिनल है हमारे, जो हम बनाने वाले हैं, रिवैम्प करने वाले हैं, उससे क्या होने वाला है कि हमारा जो INSTC का रोड मैप है, बिकॉज ये ऑलरेडी हमारे बहुत साल से हम कर रहे हैं, उसमें ये एक हेल्प होने वाला है, एक पुश होने वाला है।
तो रूट क्या रहेगा, वही चाबहार से जरांज दिलाराम होते हुए अफगानिस्तान से ये चला जाएगा सेंट्रल एशिया से रशिया की तरफ मूव करेगा. सो दैट हैज ऑलवेज बीन something that our policy towards the INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का. एंड अगर आपने न्यूज़ फॉलो किया है इन द प्रीवियस फ्यू मंथ्स बिफोर द मंथ ऑफ मे, INSTC से पहली बार 2024 में एक शिपमेंट भी आया है फ्रॉम रशिया. सो INSTC हैज़ बीन इन न्यूज़ एंड उसी के बेसिस पे चाबहार पोर्ट का इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है. हाँ, बात सच है कि ईरान के ऊपर आज के दिन यूएस के सैंक्शन जरूर है, जिसके वजह से इंडिया इज नॉट एबल टू ओपनली बाय क्रूड ऑयल, बट चाबहार पोर्ट बनने के वजह से या जो कॉन्ट्रैक्ट आने के वजह से ये एक नया डायमेंशन लेके आएगा इंडिया ईरान रिलेशंस पे. ओके, आते हैं नेक्स्ट, आते हैं वेनेजुएला के लास्ट ग्लेशियर हम्बोल्ट का, जो कि आज के दिन इतना छोटा हो चुका है कि उसको और ग्लेशियर क्वालिफाई नहीं किया जा सकता है. एक समय था जहां पे वेनेजुएला में 6 ग्लेशियर्स थे और 5 वैनिश हो चुके हैं 2011 तक. आज के दिन में अगर देखा जाए जो एंडीज माउंटेन है वहाँ पे इतना सिग्निफिकेंट टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है जिससे कि ग्लेशियर मेल्ट्स हो रही है. एंड यही चीज़ आपको अगेन फ्रॉम द वेनेजुएला पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये 6 ग्लेशियर्स के नाम अलॉन्ग विद इट हम्बोल्ट ग्लेशियर कहाँ पे है वो भी आपको आना चाहिए. आते हैं नेक्स्ट न्यूज़, कुक आइलैंड्स पे. अब कुक आइलैंड्स है कहाँ पे? कुक आइलैंड्स आपका आता है साउथ पैसिफिक ओशन में. कुक आइलैंड्स ने क्या किया है, डीप सी माइनिंग फॉर मिनरल्स को उस पर ज़्यादा फोकस लिया है इलेक्ट्रिक कार बैटरीज बनाने के लिए. एस्टिमेट ये है कि जो अमाउंट ऑफ कोबाल्ट है जो नोड्यूल्स में है वो बहुत ज़्यादा है. एंड इसी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए कुक आइलैंड्स ने एफर्ट्स लॉन्च किए हैं. अब यू रियली नीड टू नो कि कुक आइलैंड्स है कहाँ पे एंड कुक आइलैंड्स ये करना क्यों चाहता है, व्हाई इज इट ट्राइंग टू एक्सप्लोर डीप सी माइनिंग. बेसिकली ये जो कहते हैं ना कि वी वांट टू एक्सप्लोर डीप सी माइनिंग एंड थिंग्स लाइक दैट, इट इज़ एन इंडिकेशन कि आप ये बताना चाह रहे हो कि कोई भी कंट्री अगर इन्वेस्ट करना चाहता है हम पे, आओ इन्वेस्ट करो, साथ में डीप सी माइनिंग करेंगे और एजेंडा यही है कि कोबाल्ट निकालेंगे जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है. सो ईदर यूएस और चाइना और एनी कंट्री दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टेड, दे आर गोइंग टू गेट दी और दे आर गोइंग टू पुट द टेंडर अहेड, सपोर्ट कुक आइलैंड्स इन दिस एफर्ट. तो यही चीज़ कुक आइलैंड्स करने की कोशिश भी कर रहा है. आते हैं होपेन आइलैंड में. होपेन आइलैंड इज बेसिकली स्वालबार्ड के आर्केपेगालो में है. दिस इज राइट, होपेन आइलैंड्स. स्वालबार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? स्वालबार्ड में हमारा इंडिया का भी रिसर्च स्टेशन है, जो एक लौता रिसर्च स्टेशन है इन दी आर्कटिक हिमाद्री. राइट, एक लौता हमारा रिसर्च स्टेशन है, वही स्वालबार्ड के आइलैंड में है. और स्वालबार्ड के पास ही में होपेन आइलैंड में आपका बर्ड फ्लू डिटेक्ट हुआ है. ठीक है, तो होपेन आइलैंड कहाँ पे है, स्वालबार्ड कहाँ पे है, और हमारा जो हिमाद्री रिसर्च स्टेशन है स्वालबार्ड के कैपिटल लॉन्गियरबीन में लाई करता है. लॉन्गियरबीन इज राइट हियर. लॉन्गियरबीन के उस पर्टिकुलर आइलैंड में हमारा रिसर्च स्टेशन है. आते हैं नेक्स्ट इज अबाउट सूडान. सूडान का जो क्राइसिस है, जो सिविल क्राइसिस है, वो चले ही जा रहा है, जिसकी वजह से यूएन ने कहा है कि भाई सूडान में अब हंगर क्राइसिस आने वाला है. अब सूडान अगेन न्यूज़ में बहुत महीनों से है, क्योंकि यूएन का पर्टिकुलर फोकस रहा है सूडान दिस पर्टिकुलर ईयर 2024 की. अगर मैं बात करूं, मैंने अलग से भी वीडियो बनाया है कि सूडान में चल क्या रहा है. उसमें मैंने यूएन के रेजोल्यूशंस को भी डिस्कस किया है, तो आप जाके देख सकते हो कि कौन से रेजोल्यूशंस एक्चुअली अप्लाई कर रहे हैं सूडान में. अब सूडान में जो हंगर क्राइसिस की बात की गई है उसमें यूएन ने कहा है कि भाई अगर ये क्राइसिस नहीं बंद होता है, अगर यहाँ पे पीस टॉक्स नहीं आते हैं, तो हंगर इज गोइंग टू बी इनएविटेबल और इसके वजह से स्टारवेशन, मैलन्यूट्रिशन होंगे, जिसका मतलब ये है कि आपका द नेक्स्ट जनरेशन children basically will have a lot of problems, deformities होंगे, deaths होंगे, and you are basically wiping off an entire generations
हेल्थ एंड अदर पैरामीटर्स। सेकेंडली, जब आप ऐसे स्टारवेशन देखते हो तो नॉन स्टेट एक्टर्स का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। पीपल विल गो एंड जॉइन टेररिस्ट ग्रुप्स एंड अदर काइंड ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स जस्ट टू गेट मनी इनफ टू ईट। यहाँ पे आपका ट्रैफिकिंग बढ़ेगा, ड्रग ट्रैफिकिंग हो, ह्यूमन स्मगलिंग हो, सारी ये चीज़ें बढ़ जाती हैं जब आपको ऐसा सिचुएशन आता है। एंड यही चीज़ यूएन बार बार कह रहा है, इसके वजह से डिस्कशंस हुई हैं, बट एज आई सेड यूएनएससी में ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लिया गया है जिसके बेसिस पे ये क्राइसिस रोक दिया जाए। आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, सेकंड थॉमस शोल जो कि आपके स्प्रैटली आइलैंड्स का पार्ट है। यहाँ पे भी चाइना और फिलीपींस के बीच में हुई है दिक्कत। अब ये है आपका स्प्रैटली आइलैंड्स जहाँ पे सेकंड थॉमस शोल है। तो दिक्कत क्या है कि भाई एज यूजुअल चाइना ने फिलीपींस के शिप्स को रोका था। अब अगर हम जो आईसीजे का जजमेंट देखते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जजमेंट देखते हैं, तो चाइना को बोला गया था कि ऐसा कोई भी रोक टोक ना करे इन साउथ चाइना सी, पर चाइना ने तो यूएनसीएलओएस के बेसिस पे जो जजमेंट आया था उसको नहीं माना और साउथ चाइना सी को अपना टेरिटरी मानता है अभी भी चाइना, जिसके बेसिस पे चाइना और फिलीपींस में कई बार देयर हैव बीन स्कर्मिशेस और ये नया स्कर्मिश हुआ है सेकंड थॉमस शोल में एंड दिस इज अगेन पार्ट ऑफ द स्प्रैटली आइलैंड्स। आते हैं नेक्स्ट दैट वी कम डाउन टू जून 2024 के न्यूज़ पे। तो सबसे पहले आता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने यूएन असिस्टेंस मिशन फॉर इराक जो कि 2003 में सेटअप किया गया था उसको एंड करने की बात की है। अब ये यूएन असिस्टेंस मिशन है क्या? रिमेंबर द वर्ड्स, ये पीस कीपिंग मिशन है नहीं, असिस्टेंस मिशन है, ठीक है। Assistance mission is different from a peacekeeping mission. Peacekeeping mission is basically sending peacekeepers to maintain peace. ये rebuilding के लिए mission है, right? तो UN assistance mission is a rebuilding mission जहाँ पे इराक के rebuild after the war पे focus करने के लिए। and ये जो UN ने decision लिया है उसका जो timeline है वो 2025 दिसंबर तक का time दिया है to kind of withdraw. Now this is going to be interesting because finally that means according to the UN, Iran has been rebuilt and does not need assistance anymore. It is now a fully functional developing country. That means जो war का impact है according to UN धीरे धीरे वो mitigate हो चुका है जो reality में नहीं है। If you talk about Iraq, Iraq is still grappling under the issues of war. एक puppet government है इराक में, अभी तक डेमोक्रेसी छोड़ो नॉर्मल डेवलपमेंटल पैटर्न्स भी नहीं दिख रहे हैं। बट बात वही है, यूएन को कॉल बैक करना ही पड़ेगा वरना इट्स अगेन गोइंग टू बी अ फेलियर ऑफ द यूएन कि इतने साल बाद भी आपका मिशन कोई सक्सेस नहीं दे पाया, राइट। तो दिस हैज बीन आफ्टर द 2003-2025, आप सोच ही लो 20 साल से ज्यादा मिशन बैठी हुई है और अभी भी इराक का हाल ये है। नेक्स्ट वी कम डाउन टू ईरान ने चाइना के एम्बेसडर को समन किया था क्योंकि चाइना और यूएई ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया था जहां पे अबू मूसा, ग्रेटर तुन और लेसर तुन आइलैंड्स की बात की गई है। कहाँ पे है ये? तो अगर आप देखोगे इट इज ईरान के नीचे पर्शियन गल्फ के पास, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के इस तरफ, पर्शियन गल्फ, राइट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के इस तरफ अबू मूसा, लेसर तुन और ग्रेटर तुन, जो कि ईरान कहता है वो हमारा है बट चाइना ने इस स्टेटमेंट में कहा है कि वो यूएई का है। तो ये जो 3 आइलैंड्स हैं, ये तीनों आइलैंड्स यूएई और ईरान के बीच में कई सालों से ये कॉन्फ्लिक्ट बना पड़ा है। ईरान और यूएई के बीच में ये क्यों है? क्योंकि जिनका भी यहाँ पे प्रेजेंस रहेगा उनका एक प्रॉपर इन्फ्लुएंस रहेगा ऑन द मूवमेंट ऑफ थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। एंड यूएई ने कहा है कि नहीं भाई ये हमारा एरिया है, ईरान का नहीं है। और ईरान ने 1971 से कहा है कि ईरान का है, दिस इज नथिंग टू डू विथ यूएई। बट चाइना ने स्टेटमेंट के अंडर पे यूएई को सपोर्ट किया है, ईरान को नहीं किया है। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग क्योंकि ईरान, अगर हम आपसे मतलब इफ आई वुड हैव आस्क्ड यू विदाउट गिविंग यू द कॉन्टेक्स्ट, आप बोलोगे कि चाइना तो ईरान को सपोर्ट करेगा ही अगेंस्ट यूएई बिकॉज ईरान इज नाउ अ पार्ट ऑफ दिस एक्सिस। And that is also true because now Iran, North Korea, China, Russia एक एक्सेस क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे वो एक दूसरे को सपोर्ट ज़रूर कर रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना ईरान को सपोर्ट करते हुए यूएई को
कंप्लीटली अबैंडन कर देगा, यूएई को कंप्लीटली इग्नोर करेगा। यूएई इज नाउ द लिंचपिन, मतलब इट इज नाउ द कनेक्टर जिसे कहते हैं बिटवीन जीसीसी एंड द वर्ल्ड, एंड यूएई को खुश रखना जरूरी है, एंड चाइना हैज एग्जैक्टली डन दैट विद दिस स्टेटमेंट। आगे आते हैं, कंबोडिया ने कहा है कि फुनान टेको कैनाल जो है वो जल्दी स्टार्ट होगा, उस पर काम जल्दी स्टार्ट होगा। ये जो कैनाल है ये आपका इट्स कंप्लीटली फंडेड बाय चाइना, एंड ये आपका कनेक्ट करेगा जो किप है, दैट इज द गल्फ ऑफ थाईलैंड विद द कैपिटल सिटी, और ये होगा वाया द बसाक रिवर जो कि मेकोंग रिवर का मेजर ट्रिब्यूटरी है। Now, two things are important here. One, you should know the Mekong river में चाइना का क्या है agreement with the other countries such as Cambodia, Laos, and Vietnam and other countries. Basically, how does China share details or share water with the lower riparian countries when it comes to Mekong River? क्योंकि अगर हम इंडिया स्पेसिफिक बात करें तो आपको पता ही है कई डैम्स के वजह से इंडिया ने बार बार रजिस्टर किया है कि चाइना लोअर राइपेरियन कंट्रीज के साथ नाइंसाफी कर रहा है, डिटेल्स नहीं शेयर करता है, एंड इट इज प्लेइंग पॉलिटिक्स यूजिंग हाइड्रो कार्ड। तो सेम वे चाइना डज द सेम थिंग विद द मेकोंग रिवर डिटेल्स ऑल्सो, बट वहां पे कोई भी चीखने चिल्लाने वाला नहीं है। इंस्टेड चाइना ने क्या किया है, ऐसे कैनाल्स के प्रोजेक्ट को उठा के डेट ट्रैप में फंसा दिया है हर एक कंट्री को, इंक्लूडिंग कंबोडिया एज वेल, ताकि अब क्या है कि कोई भी गवर्नमेंट कंबोडिया में आए वो ऐसा कुछ ना बोले रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ वाटर ऑफ मेकोंग रिवर। So that is what this particular canal is becoming important. Cambodia also goes into the debt trap of China. आते हैं नेक्स्ट, स्लोवेनिया बिकम्स दी जो नया कंट्री ईयू का कंट्री है जो कि पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज कर रहा है। नाउ पैलेस्टीनियन स्टेट अगर देखा जाए तो इट्स एन ऑब्जर्वर स्टेट इन द यूएन। एज सच पैलेस्टीनियन स्टेट कुछ है नहीं। लोग मानते हैं कि गाजा प्लस वेस्ट बैंक इज द पैलेस्टीनियन स्टेट, बट आज तक अगर हम स्टेट के डेफिनेशन के बेसिस पे देखें तो वहाँ पे अभी तक बॉर्डर्स फाइनलाइज नहीं है, पॉपुलेशन इज नॉट फ्री, एंड गवर्नमेंट, कौन सा गवर्नमेंट की बात करें, आर वी टॉकिंग अबाउट द फतह और द हमास, दैट स्टिल रिमेन्स अ क्वेश्चन। इसीलिए मेनी कंट्रीज अभी भी अवॉइड करती हैं पैलेस्टीनियन स्टेटहुड के बारे में बात करने का, बट जिस तरीके से इजराइल ने अटैक आफ्टर द अक्टूबर अटैक के बाद रिटेलिएट किया है गाजा के अगेंस्ट पे, हमास के अगेंस्ट पे, बात आ चुकी है पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को रिकॉग्नाइज करने के लिए। अब कई कंट्री जैसे कि साउथ अफ्रीका हो जाए, स्लोवेनिया हो जाए, उन्होंने पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को रिकॉग्नाइज करते हुए कहा है कि जो भी सिचुएशन है हम पैलेस्टीनियन स्टेट को मानेंगे, एंड इसका मतलब है कि अब आगे में जब भी कोई बात हो, कोई भी सीज फायर टॉक्स या पीस टॉक्स हो, एज अ स्टेट पैलेस्टाइन को देखा जाए। स्लोवेनिया यहाँ तक आए कि दे आर गोइंग टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक टाइज, बेसिकली हैविंग एन एम्बेसी, विजिट्स एंड थिंग्स लाइक दैट। बट इंटरेस्टिंग बात है, एंड दिस इज अगेन कमिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, दैट आप पैलेस्टाइन अगर विजिट करते हो तो आपको इधर वाया इजराइल जाना पड़ता है, तेल अवीव से जाना पड़ता है, या आप जॉर्डन के थ्रू जा सकते हो टू वेस्ट बैंक, बट यू विल ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन दीज टू कंट्रीज। आप डायरेक्टली पैलेस्टाइन नहीं जा सकते हो, वेस्ट बैंक नहीं जा सकते हो। तो इसीलिए स्लोवेनिया विल बी लुकिंग एट अदर पार्टनरशिप्स इंक्लूडिंग विद जॉर्डन टू सपोर्ट दिस पैलेस्टीनियन स्टेट। नेक्स्ट आते हैं पनामा कैनाल। द पनामा कैनाल ने शहर पनामा ने क्या किया है कि अपना जो आइलैंड कम्युनिटी है गार्दी सुगदुब आइलैंड, उनको इवैक्यूएट किया है। क्यों? क्योंकि अगेन क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट के अंडर पे दिस आइलैंड हैज नाउ बिकम इम्पॉसिबल टू स्टे। तो ये आइलैंड का पिक्चर है, सो मेनी पीपल आर स्टेइंग हियर, एंड अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से इट इज नो लॉन्गर possible to stay. Sea levels have been increasing, there have been overpopulation, resource crunches and many other reasons. तो इस particular island को evacuate करके सारे citizens को वापस mainland में लाया गया है। So again you should know about गार्दी सुगदुब island कहाँ पे आता है। Next we come down to US Congress ने एक रेजोल्यूशन पास किया है promoting a resolution to the Tibet-China Dispute Act, जहाँ पे तिब्बत को लेके फिर से बातचीत शुरू हुई है। ये पॉलिसी कहता क्या है? पॉलिसी कहता है दैट
The Tibet-China dispute needs to be resolved peacefully through dialogue in accordance with international law and the UN Charter. उन्होंने कहा है कि दलाई लामा के जो आइडियाज हैं, मिडिल वे अप्रोच, उसको सपोर्ट किया जाए, जहां पे तिब्बत चाइना का हिस्सा रहेगा बट तिब्बतन्स को एक मीनिंगफुल ऑटोनॉमी मिले. तो बेसिकली तिब्बत को एज पार्ट ऑफ चाइना का टेरिटरी ही मान लिया जाएगा, बट a kind of autonomy is given to the Tibetans so that they can manage their culture and their beliefs. अब ये रेजोल्यूशन हमें दो तरफ से देखना चाहिए. एक, यूएस ने ऐसा रेजोल्यूशन पास ही क्यों किया है और टाइमिंग क्या है. तो एक तरफ आप देखोगे कि यूएस ने ताइवान और तिब्बत वाली कार्ड्स हमेशा उस समय पे खेला है जब भी वो चाइना को बैकफुट में पुश करना चाहते हैं. दे वांट टू पुश चाइना व्हेनेवर देयर इज व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम, अ फ्रिक्शन इमर्जिंग. तो दे विल स्टार्ट विजिटिंग ताइवान, दे विल स्टार्ट विजिटिंग दलाई लामा. देयर इज नो अगर उनका इंटेंट रहता कि they would have talked about freedom of Tibet or they would have recognized Taiwan, they could have done so much earlier. After all, US is a hegemon. But कभी नहीं किया है. Instead, it is basically a way to push China. It is a way to antagonize China. And that is exactly what this act is. Do they really have the intention? No. But their idea is always to antagonize China, ताकि चाइना भड़क जाए, चाइना कुछ ऐसा कर ले, उसके बाद आप कह सकते हो देखो चाइना कितना अग्रेसिव कंट्री है, चाइना ये करता है वो करता है. So that is what this entire act or policy is all about. ठीक है, आते हैं. This is all, it's there in the month of June 2024 में. Again, some places in news, some stories. Again, get them in your notes. With this, we'll wrap up this particular session of places in news. मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे मैं जुलाई 2024 को कवर करूंगी, जहाँ पे जो भी प्लेसेस हैं उसको हम एक बार इन डेप्थ देखेंगे कि क्या है, क्या उसके पीछे की कहानी है, क्यों जुलाई 2024 में वो बज़ में थे. चलिए मिलते हैं अगले में. टिल देन, टेक केयर, बाय. Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline, hoya online, we are the lifeline.